अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इज़ इंजीनियर मोहम्मद कासिम सिद्दीकी। आज मैं आप लोगों को जिस स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने लगा हूँ वो एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स है जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यानी कि फ़ॉरेन में स्कॉलरशिप पे फुली फ्री अगर वो एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर इससे पहले इस पे टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। गुज़श्ता साल इस यानी कि पिछले 2022 में मैंने इसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया था। यूट्यूब पे बहुत 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 कम लोग हैं जो इस तरह की स्कॉलरशिप्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों को इन स्कॉलरशिप्स का आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये जो स्कॉलरशिप्स की सीट्स हैं, जो कोटा बेस्ड सीट्स होती है, वो हर साल ऑलमोस्ट वेस्ट जाती हैं। तो इस स्कॉलरशिप्स को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं और बहुत ये एक ईज़िली अपॉर्चुनिटी कि आप 100% फ्री इस स्कॉलरशिप्स को गेन कर सकते हैं और एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या ये इस कंट्री से आप लोग यानी कि बांग्लादेश में जो आप एमबीबीएस या बीडीएस करते हैं, क्या पीएमसी इसको रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप्स कितनी होगी वो भी आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्या अकोमोडेशन प्रोसेस क्या होगा वो सारा आज इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सुनिएगा। इससे पहले मैंने वीडियो जो गुज़श्ता वीडियो जो पिछले साल की वीडियो वो मैंने लैपटॉप पे बनाई थी, लेकिन ये कुछ मेरा लैपटॉप है वो ख़राब है, तो इसलिए ये वीडियो मैं और ये स्कॉलरशिप्स कब की मेरे पास ये ऐड जो है वो 15 तारीख का आया हुआ है। तो लेकिन लैपटॉप की ख़राबी की वजह से मैं उस पे वीडियो नहीं बना सका, तो आज वीकेंड पे भी मैं फ्री हुआ हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो जब तक लैपटॉप नहीं है तो आप तक मसलन के ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। अब रिसोर्स कोई भी हो, जस्ट आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए, मेरा तो मकसद ये है। तो इस स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। आपको किसी कंसल्टेंट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपने खुद अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल और आसान वे अप्लाई करने का। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स को क्या कहते हैं। ये स्कॉलरशिप्स का नाम है, ये जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही है वो बेसिकली बांग्लादेश की तरफ से दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। बेसिकली तो ये बांग्लादेश दे रही है, लेकिन इसको जो ऑर्गेनाइज कर रही है स्कॉलरशिप्स को वो कर रही है सार्क। सार्क दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एशिया के ऑलमोस्ट तकरीबन 8 कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और भूटान, मालदीव, ये कंट्रीज़ शामिल हैं। तो इन सारे कंट्रीज़ ने मिलके अपनी एक तंज़ीम बनाई है, जिस तरह इस्लामिक कंट्री की तंज़ीम है ओआईसी, जिस तरह इंटरनेशनल जो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेम इसी तरह ये एशियन कंट्रीज़ की एक तंज़ीम है सार्क। अब सार्क में जो बांग्लादेश है ये इसका भी एक काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बांग्लादेश की वैल्यू नहीं है, तो वो मैं आज आपको सारा बताऊंगा कि इसकी वैल्यू है कि नहीं है, तो क्या, और ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप्स है क्या। बेसिकली स्कॉलरशिप्स है ये एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन के लिए। ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स के जो सेशन 2022 और 23 के लिए है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कब तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें इस ऐड में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, इसलिए मैंने ये अलग से टाइप भी किया हुआ, तो मैं उस पे आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐड पे आपको मोटी-मोटी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली सार्क बांग्लादेश स्कॉलरशिप है। ठीक है, और ये उसका ऐड है ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर मैं डायरेक्ट वो अपना लिखा हुआ दिखाऊंगा तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये फेक है, लेकिन नहीं, ये मैंने आपको ऐड दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो अप्रूव ऐड है। इसमें देखें कि बहुत से कंट्रीज़ मेंशन है, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है। ठीक है, भूटान है, ठीक है, मालदीव है और अफ़गानिस्तान, ये 7 कंट्री जो हैं टोटल बांग्लादेश को मिला के 8 बनते हैं, जो सार्क का हिस्सा है यानी कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ये उन्हीं कंट्रीज़ को मिल सकती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वो मिल रही हैं वो इंडिया को है, जिसमें 22 सीटें उन्होंने एमबीबीएस की रखी है और 2 बीडीएस की। हालांकि इंडिया का एमबीबीएस की अपनी एक डिमांड है, लेकिन इंडिया इस स्कॉलरशिप्स को हासिल करता है। अगर तो ये कोई बांग्लादेश की स्कॉलरशिप्स होती तो फिर बहुत से लोग इसको प्रेफर ना करते।
करते। लेकिन इसको जो है वो सार्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको सार्क जो है, यानी कि इन तमाम कंट्रीज़ ने इसमें जो है फ़ंड दिए होते हैं, इन तमाम कंट्रीज़ की एनजीओज़ इसमें इन्वॉल्व होती है जिन्होंने फंड्स दिए होते हैं। तो इस वजह से ये स्कॉलरशिप्स वैल्यू रखती है, ठीक है। उसके अलावा आगे और भी कंट्रीज़ है, ठीक है। म्यांमार, फ़लस्तीन जो मतलब के थोड़े से अंडर डेवलप्ड कंट्री, उनको भी दी जाती है। सबसे ज़्यादा सीट्स है जो इंडियन की 22 एमबीबीएस की, 2 बीटी, उसके बाद पाकिस्तान की 21 हैं, ठीक है, एमबीबीएस की, और 2 बीटीएस, इसी तरह नेपाल, श्रीलंका, ये सारा आप लोग देख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पाकिस्तानी सीट्स को, ठीक है। लेकिन चलें वो भी बता देता हूँ। नेपाल के तीसरे नंबर पे नेपाल की 19 एमबीबीएस की और 3 बीडीएस की। फिर उसके बाद श्रीलंका की 13 एमबीबीएस की है और 2 है बीडीएस की। इसी तरह भूटान की 20 एमबीबीएस और 2 बीडीएस। उसके बाद मालदीव 6 एमबीबीएस, 1 बीडीएस। अफगानिस्तान 3 एमबीबीएस और 1 बीडीएस। टोटल 104 सीट्स हैं और एमबीबीएस की और बीडीएस की 13 बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो म्यांमार है उसकी 5 है एमबीबीएस की और 2 बीडीएस की। फ़लस्तीन की 18 और 3 बीडीएस की हैं, ठीक है। और दूसरे छोटे-मोटे कंट्रीज़, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ भी कर सकते हैं जिसमें यूरोपियन ओवरऑल पूरी दुनिया से कर सकते हैं, उनके लिए 49 रखी हैं एमबीबीएस की, और जो बीडीएस की हैं वो रखी हैं 22, यानी कि पूरी दुनिया से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो एशियन कंट्रीज़ को दी गई हैं जो सार्क का हिस्सा हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इसको सबसे ज़्यादा सीट्स दी गई हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है, क्या इसके लिए आपको किसी तरह की कोई फ़ीस देनी पड़ेगी और फ़ीस कितनी होगी, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा चलिए एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसको जो है मानेगी पीएमसी। भाई 100% मानेगी पीएमसी, क्या पीएमडीसी, पीएमसी, कुछ भी हो जाए, पीएमसी इसको ज़रूर मानेगी। वो बेशक चाइना आमतौर पे समझते, चाइना या रशिया से जो करके आते हैं उनका नहीं मानी जाती, लेकिन पीएमसी इसको ज़रूर मानेगी क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप है एक स्वार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसकी डिग्री की जो वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी दूसरे कंट्रीज़ की भी निस्बत और पाकिस्तान से करने की भी निस्बत से, ठीक है। उसके अलावा जो है इन एडिशन, ठीक है, अब कौन कौन से हैं, ठीक है। टू एडमिशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। फैमिली वेलफेयर विल कंसीडर एप्लीकेशन फॉरेन स्टूडेंट्स, ये सारा है। अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई का तरीका का, क्योंकि ये ऐड में क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो अपना मैंने टाइप किया वो दिखाऊंगा, ठीक है। ये उसके अलावा ये देख लें, ये ऐड मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, और ये सारा यहाँ पे मेंशन है कौन कौन सी यहाँ पे एनजीओज़, यानी कि कौन कौन से वो मेंबर जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये 100% करेक्ट स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसमें कोई ये फेक नहीं है, ठीक है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो भी इसमें मेंशन है, ठीक है। वो सारा मैं अब आपको बताता हूँ कि जो इसमें आमतौर पर क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारा जीपीए वगैरह आपको कितना चाहिए वो सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। और ये सारा आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है एनजीओज़ वगैरह की। इसमें सबसे पहले बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा और दूसरी काफ़ी जो है मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है तमाम कंट्रीज़ की। अब हम देखते हैं कि इसमें अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो ये मैंने टाइप किया हुआ है अप्लाई का तरीकाकार कि कैसे कर सकते हैं। एमबीबीएस एंड बीडीएस इन बांग्लादेश ऑन स्कॉलरशिप अंडर सार्क होता है, यानी कि सार्क मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजेशन है, और आप सबको पता है कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है ये बांग्लादेश स्कॉलरशिप दे रहा है। अब पाकिस्तान को हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ का मैंने बता दिया, मैं जस्ट पाकिस्तान नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान की एमबीबीएस की टोटल 21 और बीडीएस की 2 सीट्स हैं। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। क्राइटेरिया एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन द एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसमें आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। यानी कि आप बांग्लादेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मतलब उनके जो सेमी गवर्नमेंट है, फुली प्राइवेट नहीं, जो सेमी गवर्नमेंट है और जो फुली गवर्नमेंट है, इन दोनों में करते हैं। तो अगर आपका इनमें एडमिशन हो जाता है तो आप पहले स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपने क्या है एडमिशन सिक्योर करना है। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की वो लिस्ट है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। वेबसाइट भी मैं बता दूंगा कौन सी है, ठीक है। आपने वहाँ से जाके उसको देख लेना है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो लिस्ट है आपने उन कॉलेजेस में अप्लाई करना है, ठीक है। और कितने कॉलेजेस में कर सकते हैं ये भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंस फॉरेन डिग्री, ठीक है, मस्ट ऑफ पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एचएससी, यानी कि आपने एचएससी का मतलब है एफएससी या फिर ए लेवल का, एफएससी मेडिकल या ए लेवल का एग्जाम पास किया हो, ठीक है। और एसएससी, ठीक है, ओ लेवल मतलब कि 2019 से पहले वाला एलिजिबल नहीं है, जिसकी मैट्रिक जो है वो 2019 से पहले की है, ठीक है,
वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नॉट बिफोर 2019 के बाद की मैट्रिक वाले एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। यानी कि जिनकी मतलब कि एफएससी अगर 2019 में पास आउट हुआ तो जिसकी एफएससी यानी कि मैट्रिक की बेस पे जिसकी जो है मैट्रिक 2019 से पहले की है, ठीक है। यानी कि जिसने 2018 में मैट्रिक की है वो एलिजिबल नहीं है। 2019 के बाद मैट्रिक की और उसके बाद एफएससी की वो एलिजिबल है, ठीक है। तो अंदाज़ा आप लगा लें, अगर एक बंदा 2019 में मैट्रिक कर रहा है तो वो इसका मतलब है 2021 में एफएससी के में एडमिशन लेता है, तो 2021-22 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है जिन्होंने 2000 ये नीचे वो भी बता दिया कि एचएससी जिन्होंने एफएससी या ए लेवल एफएससी 2021 से पहले किया वो भी एलिजिबल नहीं है। यानी कि 2021, 22, 21 वाले एलिजिबल होंगे, 21, 22 और ये 23 वाले ये। अच्छा, एक और यहाँ पे 23 क्या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो अभी जिन्होंने पेपर देने वो एलिजिबल हैं, जी हाँ वो भी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या है एनओसी लेना पड़ेगा, वो एनओसी लेके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है मिनिमम एग्रीगेट जीपीए इन एसएससी ओ लेवल इक्विवेलेंट टू 8, ठीक है। 8 का मतलब है यानी कि आपके जो मार्क्स हैं एफएससी और मैट्रिक में 80% से ज़्यादा होने चाहिए टोटल मार्क्स, ठीक है। आपके टोटल मार्क्स 80% से ज़्यादा होने चाहिए। मिनिमम जीपी इन बायोलॉजी 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 का मतलब है आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी में हैं वो 100 में से 80 होने चाहिए, यानी कि 80% होने चाहिए, ठीक है। आपके जो बायोलॉजी में मार्क्स हैं वो 80 होने चाहिए, 80 से कम वाला एलिजिबल नहीं है। और ओवरऑल भी आपके मार्क्स 80% होने चाहिए। ये इन्होंने जीपीए मेंशन किया, लेकिन ये स्केल एचईसी के कन्वर्जन में करें तो ये 5 का मतलब है 100 और 4 का मतलब है 80%, यानी कि आपकी 80% होने चाहिए उसमें, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग जीपीए अगेंस्ट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएससी इक्विवेलेंट टू अदर सब्जेक्ट एग्जाम ओनली टॉप 5 सब्जेक्ट और कंसीडर, ठीक है। जो आपके 5 बेसिक सब्जेक्ट्स है वो कंसीडर किए, 3 तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश आ जाएगी, और इसी तरह एक सब्जेक्ट आ जाएगी, यानी कि वो उसी हिसाब से कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर कैलकुलेशन जीपीए अगेंस्ट अ मार्क, ठीक है। ये एसएससी के सॉरी एसएससी के यानी कि मैट्रिक के 5 सब्जेक्ट कैलकुलेट वहाँ से मेरिट लिया जाएगा, ठीक है। सात अगर आपने 7 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, तो उनमें से नहीं लिया जाएगा, तो उनमें से जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मैथ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और पांचवा जो इंग्लिश, ये आपके मैट्रिक के होंगे। और जो होंगे आपके एफएससी के उसमें जो आपके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर होंगे, और इन सब में आपके 80% से ज़्यादा होने चाहिए। एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्पेसिफिक टेम्पलेट एंड अपलोड स्टेट अबव द 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। उसमें ऐड में नहीं सही से मेंशन था, उसमें मार्च लिखा, लेकिन 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, ड्यूली फिल्ड आपने जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी फिल कर लिया और उसको हार्ड कॉपी में भी एम्बेसी में भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन जाना है, ठीक है, वो वहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, ठीक है, और वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड भी करना है, ठीक है, जो आप ऑनलाइन फिल करेंगे। तो आपने ऑनलाइन और हार्ड दोनों, मतलब कि हार्ड कॉपी आमतौर पर भेजने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट ऑनलाइन अपना फिल कर देना है, ठीक है। ऑल सर्टिफिकेट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड, अटेस्टेड होने चाहिए बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या है मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने कैसे अटेस्ट करवाने हैं उसका सिंपल सा तरीका है। आपको किसी से आमतौर पे बहुत से लोग पैसे ठगने के चक्कर में होते हैं, तो मैं आपको उसका भी तरीका बता देता हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, आपने अपनी करीबी किसी भी टीसीएस ब्रांच में जाना है। किसी भी आप टीसीएस ब्रांच में चले जाएं और उनसे कहें कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं मूफा से, तो वो आपको सारा प्रोसेस बता देगा, क्योंकि ये टीसीएस ये सहूलत दे रही है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए आपने किसी को कुछ नहीं कहना, आप अपने करीबी टीसीएस की ब्रांच में चले जाएं, वो आपको सारा गाइड कर देंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स कोरियर भी कर देंगे और वो अटेस्ट करवा भी देंगे, ठीक है। तो आपने उनसे करीबी टीसीएस ब्रांच से जाके कि किस तरह टेस्ट होते हैं आपने सारी डिटेल लेनी। तीसरे नंबर पे ये यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन नीड नॉट टू रिक्वायर सबमिट द हार्ड कॉपीज़। आपको हार्ड कॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट क्या है वो मुफा से अटेस्ट करवाने के बाद अपलोड करने हैं वेबसाइट पे। एलिजिबल एप्लीकेंट है प्रोड्यूस ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल इन टाइम डेट तो एडमिशन, ठीक है। जब आपका एडमिशन इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी इवन के रोल नंबर स्लिप तक भी आपके पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पास रखें। उसके बाद तीसरे सी कैट में बता रहा है
ट्यूशन फ़ीस। अब ट्यूशन फ़ीस क्या है, ये स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल स्टूडेंट फ्रॉम्स और कंट्री विल रिक्वायर टू पे ट्यूशन एंड अदर फीस एट द रेट चार्ज बांग्लादेशी। तो जो आपके वो कह रहे हैं कि आपको ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो एक आपका इनिशियल डिपॉज़िट होता है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 22 से 26 हज़ार, जो कि कुछ भी नहीं है। यानी कि सिर्फ़ आप 22 से 26 हज़ार में एमबीबीएस और बीडीएस कर रहे हैं। तो ये जस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदर फीस रेट चार्ज जिसमें आपके दूसरे तमाम चार्जेस इंक्लूड होंगे, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्री विल हैव टू पे 5000, ठीक है, 5000 उन्होंने बताया कि पर ईयर एडिशन टू ट्यूशन फीस चार्ज फॉर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनका बताया है कि जो सार्क कंट्री के का मेंबर नहीं है, यानी कि सार्क के मेंबर तो ये 8 कंट्रीज़ है जिनका मैंने बताया। इसके अलावा बाकी दुनिया से इन सार्क कंट्रीज़ के अलावा जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जो दुनिया के दूसरे ममालिक से, इन 7 मुल्कों के अलावा कोई और मुल्क के लोग अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जो है 5000 ट्यूशन फ़ीस है डॉलर में, ठीक है, जो बहुत 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 ज़्यादा 5000। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बांग्लादेश के एमबीबीएस का स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना पीएमसी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, आमतौर पे बड़े वो अफलातून डॉक्टर भी बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग का भी ट्रीटमेंट करवा लें, उन्हें कहें कि थोड़ा सा ना चीज़ों को जज करें। खुद तो वो थर्ड क्लास किसी प्राइवेट कॉलेज से करके बैठे होते हैं, तो बस वो उसी सेंस में बैठे होते हैं ना कि कोई आगे ना जाए। भाई आपको अगर फ्री कोई दे रहा है, आप इसके बाद बहुत सी आपकी चांस है, आप यूएसएमएल करें, प्लैब करें, कौन सा आपको कह रहे हैं कि कोई सरकारी डॉक्टर बने। आप यूएसएमएल करें, प्लैब करें, डीएचए करें, इतनी ज़्यादा हज़ारों फेलोशिप्स हैं, मैं फेलोशिप्स पे वीडियोस बनाऊंगा। आमतौर पे लोग एतराज़ करते हैं कि आप तो इंजीनियर है, आपको कैसे पता है। तो भाई जब आप लोग किसी चीज़ को अच्छे से जाने, आप देखें, तो फिर ये फील कर नहीं होता कि कौन सी फील्ड का है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। एप्लीकेशन ईच एप्लीकेंट मस्ट, ठीक है, आपको जो है 100 US डॉलर की जो है वो फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस है, ये ज़रूरी है, ये आपके अपनी एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल होगी, जो वापस नहीं होगी। अब वो किस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, टीटी के थ्रू आप कर सकते हैं, स्विफ्ट कोड, ठीक है। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का मेथड है, इसका पूरा एक मेथड आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा। खैर मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि किस तरह आप कर सकते हैं। आपका जो ये बैंक है जिस पे आपने जिस बैंक में ये टीटी, आप किसी बैंक में जाके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो वो आपको बैंक वाला क्लियरली सारी चीज़ें समझा देगा। तो जो बैंक अकाउंट कौन सा है, ठीक है, नेम ऑफ द बैंक ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक न्यूयॉर्क, ठीक है। इनका जो सार का जो मेन सार का एक नदीम है, इसलिए जो एक ऑफिस है इनका वहाँ पे भी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, बैंक है न्यूयॉर्क में, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसका अकाउंट नंबर ये है, स्विफ्ट कोड ये है। ये स्विफ्ट कोड के बारे में और टीटी के बारे में ये आपको बैंक में कंप्लीट डिटेल बता देगी। आप किसी भी बैंक वाले से अगर कोई आपके जानने वाला उससे उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच है, ठीक है, जो कि ये भी न्यूयॉर्क की है, इसमें अकाउंट नंबर ये बताया हुआ है, ठीक है, और स्विफ्ट कोड ये बताया हुआ है। अच्छा ये उस पे ऐड पे भी मेंशन है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड से भी लिखा है, तो आप लोग ऐड से ही बैंक अकाउंट नंबर ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा एक तीसरा बैंक अकाउंट नंबर है, वो मुंबई का है, अकाउंट नंबर ये दिया है 5001-0003 यहाँ पे भी आप इन तीनों में से किसी एक बैंक को अपना ड्राफ्ट भेज सकते हैं, टी बाई टीटी। इसके अलावा और कोई अप्लाइंग का प्रोसेस है, आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। ये वेबसाइट है www.dgme.government.bd, ठीक है। नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन विल बी नीडेड टू सबमिट बांग्लादेश फॉरेन, मतलब कि आपने कोई हार्ड कॉपी नहीं जमा करवानी, ठीक है, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 मार्च इसकी लास्ट है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के। नो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर आफ्टर, इस डेडलाइन के बाद कोई एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। ये आगे बताया हुआ है बेनिफिशियरी कौन कौन सी, ये जो उस ऐड के एंड पे लिखे वो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। तो ये उनके अकाउंट नंबर पे आप भेज सकते हैं कि ढाका में भी ये कर सकते हैं। चौथा अकाउंट नंबर है, यहाँ भी आप बाई टीटी के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होंगी, ठीक है, ये आप लोगों का सारा तरीकाकार है। तो यहाँ भी इस ऐड में भी सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये बताई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं थी और आमतौर पे वो समझ नहीं आती, तो इस वजह से। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो अकाउंट नंबर यहाँ भी मेंशन है वो आपने इन्हीं अकाउंट नंबर पे टीटी करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इधर मेंशन है,
तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी वेबसाइट पे आप जाके वो सारा कुछ देख सकते हैं, अपने तौर पे मुकम्मल वेरीफ़ाई करें, ठीक है? तो यहाँ तक आप इसमें अप्लाई करें, फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।